नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्रपाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP शर्मा हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो कालांश में कक्षा 9वीं की पूरक पुस्तक कृति का भाग 1 का पाठ 2 मेरे संग की ओर जो मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित है, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1938 में कोलकाता, जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है, हुआ था। इनकी जो कर्म भूमि है वो भारत है। इनकी प्रमुख रचनाएं कठगुलाब, मेरे, उसके हिस्से की धूप, जादू का कालीन, चितकोबरा, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी आदि हैं। इन्होंने हिंदी भाषा में MA की है। इनके पुरस्कार उपाधि इस प्रकार से हैं। व्यास सम्मान 2004 में इनको मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान आदि, ये जो है पूर्ण रूप से भारतीय हैं। और इनके बारे में अन्य जानकारी ये है कि उसके हिस्से की धूप नामक जो इनका उपन्यास है, उसको सन 1975 में, तथा दूसरा जादू का कालीन जो उपन्यास है उसको सन 1993 में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। मेरे संग की जो औरतें पाठ है, यह एक आध्यात्मक निबंध है जिसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया है। इस निबंध में लेखिका ने सबसे पहले अपनी नानी का वर्णन किया है। अपनी नानी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि यद्यपि उसने अपनी नानी को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उसकी नानी का देहांत हो गया था, उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए लेखिका को उससे कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला। और यही कारण है कि लेखिका अपने जैसे लोगों के लिए कहानी लिखती है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में जो कुछ भी अपनी माँ से सुना, उस कथा को सुन करके, उसके व्यक्तित्व को सुन करके लेखिका काफ़ी प्रभावित होती है। और लेखिका कहती है कि अपनी नानी के बारे में मैंने अपनी माँ से जो कुछ सुना, उनके उस सुनने के आधार पर लेखिका नानी के बारे में बताते हुए कहती है कि उनकी नानी अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। यानी कि अनपढ़ थी, वो एजुकेटेड नहीं थी, पर्दानशी, पर्दा करने वाली। पर्दा प्रथा भारत में प्राचीन काल से जो कुप्रथा है वो थी। तो उस समय कहती है कि वो पर्दानशी औरत थी, पर्दा करने वाली औरत थी, जिसकी शादी विलायती रंग बिरंगे व्यक्ति से हुई थी। लेखिका के नाना जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे। यानी कि उन पर विलायती सभ्यता का पूर्ण रूप से प्रभाव था। लेकिन नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने कभी भी अपने पति की जीवन शैली का विरोध नहीं किया। लेकिन जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक दिखाई देने लगी तो उन्होंने क्या किया, अपने पति के से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी व देशभक्त प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और कहा कि उनकी बेटी का विवाह किसी देशभक्त व क्रांतिकारी से करना, वह अंग्रेज साहबों के हुक्म का गुलाम ना हो। अर्थात जब उनकी नानी को अपनी जो मृत्यु है वो नज़दीक दिखाई देती है, तो वो प्यारेलाल जी को बुलाती है, जो उनके पति के प्रसिद्ध मित्र थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे वो उस समय के, और अपनी इच्छा व्यक्त करती है उनके सामने कि उनकी बेटी अर्थात लेखिका की माँ का विवाह एक क्रांतिकारी और देशभक्त से होना चाहिए। और उसकी इस इच्छा से उनके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह किंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। अब बात करते हैं हम दूसरा, जो लेखिका की माँ है।
उसके वैवाहिक जीवन एवं विशिष्ट व्यवहार पर हम चर्चा करते हैं। लेखिका कहती है कि लेखिका की मां का विवाह एक ऐसे शिक्षित युवक से हुआ था जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आईसीएच की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था। इस कारण लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी मां और गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ा। उसका शारीरिक वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि उसकी माँ, लेखिका की जो माँ थी, वो शारीरिक रूप से काफ़ी दुबली पतली थी, परंतु ससुराल में उसका पूरा रोब था। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून था। वह आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने ना तो कभी बच्चों को लाड प्यार किया, ना खाना पकाया, ना ही घर के कार्य किए। इसका प्रमुख कारण यह था कि उनको इन कामों में रुचि नहीं थी, और दूसरा कारण था उनकी बीमारी। वो अधिकतर बीमार ही रहती थी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य पर चर्चा में बीतता था। लेखिका की माँ का सभी सम्मान करते थे। इसके तीन कारण थे। सबसे पहला, शाही खानदान की होना, दूसरा, कभी झूठ ना बोलना, और तीसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरों के सामने या दूसरे पर प्रकट ना करना। ये उसके व्यवहार की विशिष्टता को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं जो अगला पॉइंट है हमारा, लेखिका की परदादी। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर चलने वाली औरत थी। उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू शब्द का अर्थ होता है पोते की बहू, अर्थात लेखिका की माँ को पहला बच्चा लड़का ना होकर के लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की भरे समाज में भी चर्चा की, अर्थात संपूर्ण समाज के सामने भी अपनी मन्नत को बताया कि मैं भगवान के आगे ये प्रार्थना करके आई हूँ। उन्होंने अपनी इस मन्नत को भरे समाज में भी चर्चा की। इसका कोई कारण भी समझ नहीं आ रहा था, और उन्होंने भी अपने मुख से कभी कुछ नहीं कहा कि उन्होंने ऐसी मन्नत क्यों मांगी। आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनते हैं, और यही हुआ। घर में पहला बच्चा लड़की हुई, और उसकी इस अद्भुत इच्छा से ईश्वर इतने घबरा गए कि एक नहीं, एक के बाद 5 कन्याओं ने जन्म लिया। हमारा जो अगला मुख्य बिंदु है वो है परदादी के प्रभाव से चोर का हृदय परिवर्तन। लेखिका बताती है कि एक बार घर के सभी मर्द बारात में गए हुए थे, और जो घर की औरतें थी वो व्रत जगा कर रही थी। तभी एक चोर घर में चोरी करने के उद्देश्य से आ गया, और वह उसी कमरे में चोरी करने लगा जहां परदादी कोलाहल से बचने के लिए, शोर से बचने के लिए सो रही थी। कमरे में चोर की आहट सुनकर दादी की आंख खुल गई। उसने कहा, तुम कौन हो? चोर ने घबराकर कहा, जी मैं चोर हूँ। दादी ने कहा, तुम कोई भी हो, मेरे लिए कोई कहीं से एक लोटा पानी लेकर आओ। परदादी की बात मानकर चोर कुएं से पानी लाने चला गया, जहां वह चौकीदार द्वारा पकड़ा गया। उस परिस्थिति में परदादी ने चोर के हाथ से पानी पीकर शेष पानी चोर को पिलाकर कहा, आज से हम दोनों माँ बेटा हुए। अब तुम चोरी करो या खेती करो, यह तुम्हारी इच्छा है। परदादी के इस वाक्य को सुनकर चोर का हृदय परिवर्तित हुआ, और उसने चोरी छोड़कर खेती करने का काम प्रारंभ किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था मेरे संग की औरतें पाठ का भाग 1, जिसमें हमने लेखिका की नानी, उसकी माँ और परदादी के व्यक्तित्व के बारे में जाना। पार्ट 2 में हम इसके शेष बचे हुए भाग पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस आप सभी के लिए इतना ही।